सो गाइस, ये होने वाला है द रिटर्न ऑफ माउंट हर्स्ट का एपिसोड नंबर 7। तो जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं इतने सालों के बाद अब माउंट हर्स्ट में शांति आई है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू था, फाइनेंशियल इशू, वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। नई टेक्निकों को भी स्टार्ट करना यूज कर दिया गया है और अब सब हंसी खुशी रह रहे हैं। ये सब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये सारी बातें एमसी सोच रहा होता है। एमसी हुआम प्रीफेक्चर के मार्केट को देख के सोचता है, यहाँ पे तो हर चीज उथल पुथल है, यहाँ पे कोई भी काम सही से नहीं हो रहा है। हम देख रहे होते हैं हुआम प्रीफेक्चर के सारे बिजनेस को माउंट हर्स्ट के बच्चे संभाल रहे होते हैं। फिर एमसी गुल को साइड में बुलाता है और वो गुल को कहता है, मैंने सुना है कि तुम एक बहुत बड़े मर्चेंट फैमिली से हो, जैसे कि इस कंटिनेंट के सबसे बड़े बिजनेसमैन के बेटे हो। फिर गुल कहता है, अरे मैं कोई बड़े बिजनेसमैन का बेटा नहीं हूँ, मैं बस एक छोटे मर्चेंट फैमिली से हूँ। फिर एमसी कहता है, तुम्हें यहाँ का सिचुएशन समझ में आ रहा होगा, तुम तो इसे इजीली हैंडल कर सकते हो। मैंने सुना है जो मर्चेंट फैमिली से होते हैं वो किसी भी बिजनेस को हैंडल कर लेते हैं, और ऊपर से तुम तो घर से भागे हुए बच्चे हो, तुम्हारे पास कोई ना कोई अच्छा हिडन टैलेंट होगा। फिर गुल कहता है, अरे तुम कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। एमसी कहता है, ठीक है छोड़ो ये सब, और आगे वो कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी उसके पीछे से आवाजें आने लगती है। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है, बहुत सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं। कोई कह रहा होता है, अरे यार ये चाय इतना बकवास क्यों है। और फिर दूसरा बंदा कहता है, ये तुमने क्या लाया है, मैंने तो बार्ली टी मंगाया था, तुम्हें समझ में नहीं आता मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारा मैनेजर कहाँ है, जाओ उसे बुलाओ। फिर एमसी गुल को कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये सब चीजों का क्या रीजन हो सकता है। फिर गुल कहता है, देखा जाए तो यहाँ के जो इंचार्ज थे। तब एमसी कहता है, कौन, वो स्कैमर्स। फिर गुल कहता है, हाँ वही, मुझे लगता है उन स्कैमर्स लोगों ने अपने एम्प्लॉयर से अच्छा खासा रेपुटेशन बनाया था, इसीलिए जब हम लोगों ने उन स्कैमर लोगों को यहाँ से भगाया तो उसके बाद उनके एम्प्लॉय भी यहाँ से चले गए। तो एमसी कहता है, हैं गुड रेपुटेशन, वो लोग गुड रेपुटेशन भी बना सकते हैं। फिर गुल कहता है, ऐसा हो सकता है कि उन स्कैमर लोग ने अपने फैमिली मेंबर को ही यहाँ पे काम पे रखा था, जिससे जब वो स्कैमर लोग यहाँ से गए तो साथ में वो एम्प्लॉय भी चले गए। तो एमसी कहता है, अच्छा यहाँ पे इतने सारे प्रॉब्लम एम्प्लॉय नहीं होने के कारण से है। फिर गुल कहता है, अरे वो तो सिर्फ एक ही रीजन है। तब एमसी कहता है, क्या और भी रीजन है। फिर गुल कहता है, माउंट हर्स्ट के जितने भी हायर अप्स है उनके पास कोई स्किल नहीं है बिजनेस चलाने का, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। फिर एमसी कहता है, अच्छा तो तुम कह रहे हो कि अभी माउंट हर्स्ट के पास बिजनेस चलाने का कोई एबिलिटी नहीं है। हम देखते हैं अभी भी पीछे से बहुत सारी आवाजें आ रही होती है। फिर गुल कहता है, बिजनेस को चलाना इतना भी ईजी टास्क नहीं है, हमें खुद से ही आइटम और मटेरियल को अच्छे से चूज करके बाय करना पड़ता है। अगर हमने बहुत अच्छा मटेरियल चूज किया तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, और हमने चीप आइटम चूज किया तो उसे कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होंगे, और अगर हमने किसी एक्सपर्ट को इन कामों के लिए रखा तो वो सारा प्रॉफिट लेके चला जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। ये सुनकर एमसी कहता है, तो क्या अभी हमें खुद से ही बिजनेस रन करना पड़ेगा। तो गुल इस पे जवाब देता है, ये तो ऐसी बात हो गई जैसे 40 साल के बुड्ढे को मार्शल आर्ट सिखाना, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। फिर एमसी कहता है, अरे बिल्कुल नहीं। उसके बाद गुल कहता है, और इतना ही नहीं, हम तो सही से कोई भी आइटम खरीद नहीं पाएंगे, अगर हम नए लोग कुछ आइटम खरीदने भी जाएंगे तो वो लोग हमें अच्छे से लूट लेंगे। इन सारे बिजनेसों को शुरू से ही फेल होना तय था। फिर एमसी अपने टीचर को याद करके सोचता है, आप कितने ग्रेट थे, आप कितने आसानी से इन सारे बिजनेसों को मैनेज कर पा रहे थे। फिर आगे वो गुल को कहता है, तुम इन सारे चीजों का सॉल्यूशन तो बताओ। फिर गुल कहता है, मैंने कहा ना मुझे नहीं पता, इतनी देर से मैं जो तुमसे बोल रहा था क्या तुम सुन भी रहे थे या नहीं। फिर आगे वो उदास होकर कहता है, अगर मेरे पास इन सब चीजों का सॉल्व करने का एबिलिटी होता तो मैं कब का सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया होता, इसमें तो मेरे पापा भी कुछ नहीं कर पाते। फिर गुल आगे कहता है, अगर एल्डर हॉन्ग आज स्वस्थ रहते। तो एमसी बीच में टोकते हुए कहता है, एल्डर हॉन्ग कौन है। उसके बाद गुल जवाब देता है, वो एक ग्रेट मर्चेंट है जो कि ज़्यादा करके सांजी प्रोविंस में अपना बिजनेस करते हैं, और उन्होंने माउंट हर्स्ट को पहले से ही स्पॉन्सर किया था, उनकी वजह से माउंट हर्स्ट अभी तक बचा हुआ है। फिर एमसी कहता है, क्या उन्होंने माउंट हर्स्ट को स्पॉन्सर किया था, उन्हें क्या दिख गया माउंट हर्स्ट में, ना ही यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है और ना ही यहाँ पे कोई जीनियस बच्चों का नाम सुनकर गुल गुस्सा होकर एमसी की तरफ देखने लगता है। फिर एमसी कहता है, क्यों तुम ऐसी शक्ल क्यों बना रहे हो। फिर गुल कहता है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या देख के हमें स्पॉन्सर किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमें ही स्पॉन्सर नहीं किया, उन्होंने और भी जगह स्पॉन्सर किया है। अगर वो यहाँ पे रहते तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि हम उनसे एडवाइस और हेल्प लेते रहते थे। फिर एमसी खड़े हो जाता है और कहता है, तो इसका मतलब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब बस हमें उनसे मिलकर हेल्प मांगने की ज़रूरत है। फिर गुल कहता है, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, वो बहुत सालों से बीमार चल रहे हैं और अपने बेड पे ही लेटे हुए हैं। फिर एमसी वापस से बैठ जाता है और कहता है, ओह ऐसी बात है। उसके बाद हम देखते हैं पूनम एमसी को पुकारते हुए ढूंढ रहा होता है। फिर एमसी खड़े होकर जवाब देता है, हाँ मैं इधर हूँ। फिर एमसी और गुल पूनम को झुककर ग्रीट करते हैं। फिर पूनम एमसी से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम माउंट हर्स्ट अभी के अभी जाओ,
एमसी चौंक जाता है और कहता है माउंट हुआ क्यों? फिर एमसी कहता है यहाँ इतने सारे सीनियर हैं बट आप मुझसे ही क्यों कह रहे हो? मैं यहाँ सबसे छोटा हूँ और मेरी बॉडी भी बहुत वीक है। कि तभी पूनम बीच में टोकते हुए कहता है और तुम कोई काम भी नहीं कर रहे हो। फिर एमसी हंस कर कहता है नहीं तो मैंने तो फ्रंट यार्ड में झाड़ू भी लगाया था, लेकिन बताओ तो मुझे वहाँ पे क्यों जाना है? फिर पूनम कहता है तुम्हें ये लेटर सेक लीडर या फिर फाइनेंस एंड इकोनॉमिक लीडर को देना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये ऊना मर्चेंट गिल्ड से आया है। ऊना मर्चेंट गिल्ड का नाम सुनकर गुल एमसी के कान में बोलता है वो जो एल्डर हॉन्ग है वो इसी गिल्ड के मेंबर है। ये सुनकर एमसी जल्द से जल्द वो लेटर ले लेता है और वो कहता है ठीक है मैं जल्द से जल्द इसे डिलीवर करता हूँ। फिर हम अगले सीन में देखते हैं एमसी पहाड़ों के बीच से माउंट हुआ सेट की तरफ जा रहा होता है। फिर एमसी यहाँ वहाँ देखता है और लेटर निकालता है। फिर सोचता है अच्छा तो ये लेटर ऊना मर्चेंट गिल्ड से है। एल्डर हॉर्न की तरफ से ये लेटर नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा रूमर है कि वो अनकॉन्शियस है, तो ये शायद उनके सबऑर्डिनेट की तरफ से हो सकता है। एमसी उस लेटर को गौर से देखता है, उस पर सील लगा रहता है। फिर वो हंसते हुए सोचता है चलो देखा जाए कि इसके अंदर क्या है। फिर वो अपनी उंगलियों में एनर्जी गैदर करता है और सोचता है अगर ये लेटर बहुत बीमार बंदे की तरफ से आया है तो इसका मतलब ये है कि सच में कोई सीरियस मैटर है। हमें ऐसे ही समय में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हो सके तो इसके बदले मुझे अच्छा बेनिफिट मिल जाए। फिर एमसी सील को खोलकर लेटर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा रहता है सेक लीडर काफ़ी टाइम बीत चुका है, हमारा आप लोग से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन इतने टाइम बाद मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ, मुझे खुद बुरा लग रहा है। एक्चुअल में मेरे फादर की कंडीशन उतनी सही नहीं है। ये पढ़ते हुए एमसी सोचता है अच्छा तो ये लेटर एल्डर हॉन्ग के बेटे ने सेंड किया। फिर वो आगे लेटर पढ़ना स्टार्ट करता है। उसमें लिखा हुआ रहता है इस एज में बीमारियां होती रहती है, लेकिन उनमें कुछ अलग ही सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। उनके क्यूआई वीन्स अनकंट्रोल हो चुके हैं और पूरा शरीर लाल हो गया है। वो अनकॉन्शियस हो चुके हैं और वो हिल डुल भी नहीं पा रहे हैं और उनके फोरहेड पे एक ब्लैक रोशनी दिखाई दे रही है। फिर एमसी सोचता है क्या ये वही तो नहीं? और फिर हम देखते हैं बैकग्राउंड में चुनमा का सीन दिखाई देता है। एमसी फिर से लेटर पढ़ना कंटिन्यू करता है। उसमें लिखा रहता है हमारे गिल्ड ने फादर को ठीक करने के लिए बहुत सारे बड़े डॉक्टर हायर किए थे, लेकिन उनमें से कोई भी इस बीमारी के बारे में पता नहीं लगा पाया। तो आखिरी उम्मीद में मैं ये लेटर उन लोगों को भेज रहा हूँ जो मेरे फादर को जानते हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई भी इस बीमारी के बारे में कुछ भी जानता हो तो हमें इन्फॉर्म करें, और जो कोई भी इस बीमारी के इलाज के बारे में बताएगा तो हम उनके आभारी रहेंगे और हम उन्हें अच्छे से अच्छा रिवॉर्ड देंगे। आपका जुइंग हॉन्ग। फिर एमसी सोचता है अरे यार इसे तो कोई ऑर्डिनरी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, इस बीमारी का नाम डीमन फ्लावर है। बाहर से देखने में लगेगा कि कोई पॉइजन के रिलेटेड बीमारी है और इसी वजह से डॉक्टर ने इनका इलाज इस तरह से किया होगा जैसे कि पॉइजन के पेशेंट को करते हैं। लेकिन मुझे ज़्यादा टेंशन इस बात का है कि डीमन फ्लावर का सिम्टम्स तब दिखाई देता है जब हेवनली डेवन सेट का आदमी अपना कोई टेक्निक यूज़ करता है। फिर एमसी गुस्सा करते हुए सोच रहा होता है ये कमीने डेमन सेट के लोग, मैंने सोचा था ये सारे लोग किलियन माउंटेन पे मर गए होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनमें से कुछ अभी तक जिंदा है। और बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि वो लोग सिर्फ अभी तक जिंदा ही नहीं है बल्कि जोंगयांग रीजन में कुछ बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं। अरे सच में यार, क्या वो माउंट हुआ सेट से इतना नफरत करते हैं जो कि हमारे लिए इतना ट्रबल क्रिएट करते हैं? पूरे जोंगयांग रीजन में सबको छोड़ के उन्होंने एल्डर हॉन्ग पे ही क्यों अटैक किया? फिर आगे एमसी सोचता है लेटर को पढ़ के मैं ये श्योर नहीं हो सकता कि ये डीमन फ्लावर डिसीज ही है, मुझे खुद से देखकर ही कंफर्म करना पड़ेगा। और ऊपर से कोई अच्छा खासा रिवॉर्ड वो देंगे, मुझे तो पक्का वहाँ पे जाना चाहिए। गुल ने कहा था यूना मर्चेंट गिल्ड बहुत रिच है और उन जैसे गिल ने कहा है कि वो अच्छे खासे रिवॉर्ड देंगे, तो इसका मतलब मैं सोच ही नहीं सकता कि वो कितना ग्रेट रिवॉर्ड देंगे। जो भी इस बीमारी के बारे में जानते थे वो किलियन माउंटेन के उस वॉर में उसी दिन मर गए थे, लेकिन क्या पता कुछ लोग अभी भी जिंदा होंगे, वो इसके बारे में जानते होंगे। अगर उनके पास भी ऐसा लेटर पहुंच गया। ये पढ़कर एमसी तेजी से दौड़ने लगता है और कहता है नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और किसकी हिम्मत हुई मेरे प्रे पे हाथ डालने की? नहीं नहीं, मेरा मतलब है मेरे पेशेंट पे हाथ डालने की। और फिर एमसी रिवॉर्ड के बारे में सोचकर और तेजी से दौड़ने लगता है। अब हम देखते हैं वो सारे बच्चे जो हुआम प्रीफेक्चर बिजनेस हैंडल करने गए थे वो सारे माउंट हुआ सेट की तरफ वापस आ रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं गुल अपने दोस्त की तरफ बहुत तेजी से दौड़ के आ रहा होता है और वो कहता है एक बहुत इमरजेंसी आ गई है, चांगमांग। इतना सुनते ही गुल का दोस्त कहता है क्या चांगमांग? और फिर वो दोनों दौड़कर एमसी के रूम की तरफ जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो एमसी के रूम में आते हैं। वहाँ पे एमसी नहीं होता है, वो वहाँ पे लेटर छोड़ के गया रहता है। फिर गुल का दोस्त लेटर पढ़ना स्टार्ट करता है। लेटर में लिखा रहता है मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, कोई ज़रूरी काम आ गया है। टीचर को कोई एक्सक्यूज़ दे देना और याद रखना ट्रेनिंग कोई भी मिस ना करे, और किसी ने भी ट्रेनिंग मिस किया तो उसको मैं और ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करवाऊंगा। ये सब पढ़कर गुल का दोस्त बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर गुल अपने दोस्त से पूछता है अब हमें क्या करना चाहिए? फिर गुल का दोस्त कहता है ध्यान रखना कि इसके बारे में कोई भी अपना मुंह ना खोले। फिर गुल डरते हुए कहता है अगर हम पकड़े गए तो बहुत बुरा होगा,
फिर गुल का दोस्त कहता है उसने कहा है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है, तो हमें जितना हो सके इस बात को हाइड करके रखना होगा। फिर गुल का दोस्त सोचता है हायर अप थर्ड क्लास डिसाइपल पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो हो सकता है हम बच भी सकते हैं। फिर गुल का दोस्त कहता है मुझे नहीं पता कि अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा। कि तभी उसका दोस्त बीच में टोकते हुए कहता है क्या तुम्हें इस बात की चिंता है? मुझे तो इस बात की चिंता है कि क्या हुआ जो उसे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। फिर वो दोनों सोचते हैं लगता है वो इस बार बहुत बड़ा ट्रबल क्रिएट करने वाला है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं एमसी अभी भी दौड़ रहा होता है और एक जगह थक के खड़ा हो जाता है और सोचता है इतनी देर से दौड़ने से मेरा गला सूख चुका है। मैं अपने प्राइम टाइम में एक ही जंप से एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन पे चला जाता था और आराम से एक ही जंप में कोई भी रिवर पार कर पाता था, लेकिन बस इतना ही दौड़ने से मेरी सांसें फूलने लगी है। लेकिन सच में मुझे अभी पानी की ज़रूरत है। एमसी माउंटेन से अपने सामने वाली सिटी को देखता है और सोचता है बहुत समय हो चुके हैं यहाँ पे आए हुए। दोस्तों इस सिटी का नाम जियान है। फिर वो सोचता है यहाँ से मेरी यादें जुड़ी है। फिर हम देखते हैं एमसी अपनी पुराने लाइफ को याद कर रहा होता है। ये तब की बात है जब वो माउंट हॉसेट का सेकंड डिसाइपल था। वो दारू पी के जा रहा होता है कि तभी एक बंदे से टकरा जाता है। वो बंदा एमसी से कहता है क्या तुम अंधे हो? अगर तुम किसी से टकराते हो तो उससे माफ़ी भी मांगनी होती है। फिर वो एमसी को देखता है और कहता है अच्छा तो तुम उस सड़े हुए माउंट हॉसेट से हो। फिर हम देखते हैं ये सुनकर एमसी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उस बंदे को कहता है मेरी बॉटल उठा कर दो। फिर वो बंदा हंसकर बोलता है मुझे लगता है माउंट हॉसेट के सारे लोग एक ही जैसे होते हैं। उनके पास कोई बेसिक मैनर नहीं होता और हमने बहुत सारे माउंट हॉसेट के यंग मास्टर को कुत्तों की तरह यहाँ से भगाया है, लेकिन फिर भी उनमें से कोई आज यहाँ दिखाई दे रहा है। ये सब सुनकर उसके पीछे खड़े उसके दोस्त मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर वो बंदा कहता है लगता है द ग्रेट साउदर्न सेट को तुम जैसे लोग को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये सुनकर एमसी बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वो पैर मारकर बॉटल को हवा में उछालता है और बहुत स्पीड से तीनों के पास से गुजर जाता है। उनको पता भी नहीं चलता कि उन पे कब एमसी ने अटैक किया है। उसके बाद एमसी बॉटल को कैच करता है। फिर हम देखते हैं एमसी ने उन तीनों के चेस्ट पे क्यों अटैक किया रहता है। फिर एमसी आगे याद करते हुए कहता है माउंट हॉसेट और साउदर्न सेट दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। तुम सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, लेकिन तुम्हें इसका अपोजिट सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं। ये तो नेचुरली है कि दो पास के ग्रेट सेट एक दूसरे के दुश्मन होंगे। बहुत सारी सिमिलरिटी होने के कारण इन दोनों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है और अगर कभी भी इन दोनों में कुछ भी मैटर होता था तो ये लोग सीधा तलवार पे उतर जाते थे। ये सिर्फ तलवार की लड़ाई नहीं थी बल्कि एक दूसरे की प्राइड की बात थी और इसलिए माउंट हॉसेट के लोग जितना हो सके साउदर्न सेट को इग्नोर करते थे। इसका सीधा मतलब है कि वो लोग सांजी प्रोविंस जाने को अवॉइड करते थे, लेकिन ये मुझ पर लागू नहीं करता था क्योंकि सांजी भी एक ऐसा जगह था जहाँ पे मैं अपने मास्टर से छुपकर आराम से मौज मस्ती कर सकता था, लेकिन फिर भी मैं बहुत सारी लड़ाइयों में फंस जाता था। वैसे भी उनमें से एक भी लड़ाई मैं शुरू नहीं करता था, उन्हें बस मुझसे फाइट करनी होती थी। हम देखते हैं एमसी ने बहुत सारे साउदर्न सेट के लोगों को मार मार कर ढेर बना दिया होता है। आगे वो याद करते हुए कहता है वो लोग मुझसे लड़ाई करने के लिए कितने परसिस्टेंट थे। वो लोग इतना मार खाने के बाद भी मुझसे लड़ने के लिए वापस आ जाते थे। उनको पिटना मेरी हॉबी बन चुकी थी। वो लोग जब भी मुझे देखते थे सीधा मुझ पर अटैक कर देते थे। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर मैं अभी साउदर्न सेट के लोगों से मिलूंगा तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगा। फिर वो कहता है नहीं यार ऐसा नहीं होगा, वो लोग मुझे पास में ढूंढते थे। फिर हम अगले सीन में देखते हैं एल्डर हॉन्ग की कोई नस चेक कर रहा होता है। फिर हमें पता चलता है वो साइचुअन टैंग फैमिली का डॉक्टर है। वो डॉक्टर कहता है मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा। ये सुनकर एल्डर हॉन्ग का बेटा उदास होकर कहता है क्या आपकी फैमिली जो कि मास्टर है पॉइजन की वो मेरे फादर को क्योर नहीं कर पाएंगे? फिर वो डॉक्टर कहता है हाँ पूरी दुनिया में हमारी फैमिली सेकंड नंबर पे है जो किसी भी पॉइजन के पेशेंट को ठीक कर सकता है, लेकिन आपके फादर का ऐसा कंडीशन किसी पॉइजन के कारण से नहीं हुआ है। तो एल्डर हॉन्ग का बेटा कहता है क्या आप अभी के इनके कंडीशन को देख के भी कह रहे हो कि इनका ऐसा सिचुएशन पॉइजन के कारण से नहीं हुआ? फिर वो डॉक्टर कहता है कोई भी देखेगा तो ऐसा कहेगा कि इनका ये कंडीशन पॉइजन के कारण से ही हुआ है, लेकिन इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर वो डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एल्डर हॉन्ग का बेटा उदास होकर उनके सामने बैठ जाता है और वो सोचता है मेरे फादर का कंडीशन डे बाय डे खराब होते जा रहा है और मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने पूरी ज़िंदगी गरीबों की मदद की, लेकिन उनकी मौत किसी अननोन डिजीज़ के कारण हो रही है। वो 1 साल से इस डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। ये सब सोचकर वो रोने लगता है कि तभी कोई पीछे से उनको आवाज़ देता है। फिर हम देखते हैं एक बंदा उनके रूम के अंदर आ रहा होता है। दोस्तों ये बंदे का नाम मॉक्सविंग के है जो कि एक एल्डर है साउदर्न सेट के। फिर वो आते ही कहते हैं यंग मास्टर अब आपको ट्रूथ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब बस एक ही तरीका है एल्डर हॉन्ग को बचाने का, हम टाइल्स रिचुअल करके इनको बचा सकते हैं। फिर एल्डर हॉन्ग का बेटा कहता है मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ एल्डर, लेकिन अभी मैं वो नहीं करना चाहता हूँ। फिर साउदर्न सेट के एल्डर कहते हैं साउदर्न सेट जल्दी किसी को ये रिचुअल परफॉर्म करने का ऑफर नहीं देते हैं,
लेकिन हम ये ऑफर आपको एल्डर हॉन्ग की वजह से दे रहे हैं। फिर एल्डर हॉन्ग का बेटा कहता है, हमें अभी तक उन लेटरों का रिस्पॉन्स नहीं मिला है। अगर हमें उन लेटरों का रिस्पॉन्स मिल जाएगा तो मैं आपको अपना डिसीजन बताऊंगा। ये सुनकर वो एल्डर गुस्सा हो जाता है। फिर हम देखते हैं एल्डर हॉन्ग का बेटा भी बहुत गुस्सा हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है, इनका इतना रूड होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये आदमी एल्डर है साउथर्न एसेट का। साउथर्न एसेट बहुत सालों से 10 बड़े सेट्स का हिस्सा रहा है और सांजी प्रोविंस में इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और ऐसे सेक्ट का एल्डर हमें कोई सजेशन दे तो हम उसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। और मुझे पता है ये इन रिचुअल के बदले में कुछ बड़ा मांगने वाले हैं। पैसे का कोई इशू नहीं, मैं अपने फादर को बचाने के लिए पूरी दौलत लुटा सकता हूँ। और अगर वो मेरे फादर को बचा सकते हैं तो उन्होंने अपना डिमांड पहले ही रख दिया होता। लेकिन मुझे लगता है इनका कोई अलग ही प्लान है। ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी उसका सर्वेंट उसको बाहर से आवाज़ देता है। फिर हम देखते हैं वो अपने सर्वेंट से पूछता है, क्या हुआ? तो उसका सर्वेंट कहता है, कोई माउंट वासेट से आया है। तो एल्डर हॉन्ग का बेटा सोचता है, माउंट वासेट से? माउंट वासेट को तो सबसे लास्ट में लेटर भेजा गया था, तो इतनी जल्दी वहाँ से रिस्पॉन्स कैसे आ सकता है? फिर साउथर्न एसेट के लीडर चिढ़ते हुए बोलते हैं, क्या माउंट वासेट? वो तो अभी खत्म होने के कगार पे हैं। वो पक्का कोई ना कोई प्लान बना करके आए होंगे। यंग मास्टर, आपको उनसे मिलकर टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आपको लगता है माउंट वासेट एल्डर का इलाज कर सकते हैं? तो एल्डर हॉन्ग का बेटा उसे गुस्से से कहता है, तो आपको क्या लगता है वो मेरे बुलाने पे यहाँ आए हैं, तो क्या मैं उन्हें प्रॉपर ग्रीटिंग दिए बिना ही यहाँ से भगा दूँ? फिर एल्डर हॉन्ग के बेटे को गुस्से में देखकर वो एल्डर थोड़ा पीछे हट जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एल्डर हॉन्ग का बेटा अपने सर्वेंट से पूछता है, वो आदमी कहाँ है जो माउंट वासेट से आया है? उसका सर्वेंट कहता है, वो अभी भी गेट पे खड़ा है। ये सुनकर एल्डर हॉन्ग का बेटा गुस्सा हो जाता है और अपने सर्वेंट से कहता है, इतने दूर से आए हुए गेस्ट को तुमने अब तक गेट पे ही खड़ा करके रखा है? तुम्हारे पास इतना भी मैनर नहीं है, तुम्हें उन्हें गेस्ट रूम में लेके जाना चाहिए था। चलो छोड़ो ये सब, मैं खुद ही उसे ग्रीट करने के लिए जाता हूँ। फिर हम देखते हैं उनका सर्वेंट दरवाजा खोलता है और एल्डर हॉन्ग का बेटा हाथ जुड़े और सिर झुकाकर खड़ा रहता है। फिर वो बोलता है, हमें माफ़ कर दीजिए हमारे इस तरह के बिहेवियर के लिए। मैं जोंगविंग हॉन्ग, यंग मास्टर हूँ यूना मर्चेंट गिल्ड का। मेरे सबॉर्डिनेट की गलती की वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो दोस्तों हमें पता है ये और कोई नहीं अपना एमसी है। वो कहता है, नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ, वैसे भी मैं यहाँ खातिरदारी करने के लिए नहीं आया हूँ। फिर जोंगुई अपना सर उठाता है और वो एमसी को देख के चौंक जाता है। फिर वो कहता है, तुम्हारे साथी लोग कहाँ पे हैं? एमसी कहता है, मैं अकेले ही यहाँ पे आया हूँ। ये सुनकर जोंगुई और हैरान हो जाता है। फिर एमसी आगे कहता है, मुझे पता है कि एल्डर हॉन्ग को कैसे क्योर करना है, इसीलिए तुम मुझे एल्डर हॉन्ग के पास ले चलो। और हाँ, क्या मैं पहले वो रिवॉर्ड को देख सकता हूँ जिसके बारे में तुमने लेटर में कहा है? तो जोंगुई हैरान होकर कहता है, क्या सच में तुम अकेले आए हो? एमसी कहता है, हाँ मैं अकेले आया हूँ। ये सुनकर वो अपने सर्वेंट की ओर देखता है और सोचता है, क्या माउंट वासेट हमें नीचा दिखाना चाहते हैं? उसके बाद पीछे से साउथर्न एज के लीडर हंसते हुए आते हैं और वो जोंगविंग से कहते हैं, यंग मास्टर, मैंने आपसे पहले ही कहा था माउंट वासेट के लोगों से मिलना अपना टाइम बर्बाद करना ही है। मुझे पता है कि वो लोग खुद ही बेइज्जती नहीं करवाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे एक छोटे बच्चे को भेज दिया। मैंने सुना था माउंट वासेट के लीडर बहुत होशियार है, लेकिन वो ऐसा काम करेंगे मैंने सोचा ही नहीं था। फिर एमसी ये सब देख के सोचता है, मुझे पता ही था कि ये लोग मुझे ऐसे ही ट्रीट करेंगे। मुझे लगता है अब मुझे इनका एक्सपेक्टेशन बढ़ाना पड़ेगा। फिर एमसी ग्रीट करते हुए बोलता है, मुझे माफ़ कीजिए लेट ग्रीटिंग के लिए। मैं चांगमांग 3rd क्लास डिसाइपल हूँ माउंट वासेट का, और आपने जो लेटर भेजा था वो हम तक सही से पहुँच गया था। और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि आपने जो सिम्टम्स लेटर में डिस्क्राइब किया है उससे हमें क्ल्यू मिल चुका है कि आपके फादर को कौन सा डिसीज़ है। ये सुनकर जोंगुई थोड़ा चौंक जाता है। फिर वो कहता है, क्या सच में तुम इस डिजीज़ के बारे में कुछ जानते हो? तो एमसी कहता है, हाँ सही कहा आपने। फिर जोंगुई सोचता है, ऐसा किसी ने पहली बार कहा है। जितने भी डॉक्टर आए थे उन्होंने कहा कि वो कुछ नहीं जानते हैं इस डिजीज़ के बारे में। हो सकता है कि तभी साउथर्न एस्टेट के एल्डर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, ये बच्चा आपको स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। यंग मास्टर, आपको इसकी बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फालतू में यहाँ टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो एमसी हाथ पीछे करके बोलता है, तुम कौन हो और बार बार मुझे बच्चा क्यों कह रहे हो? फिर वो एल्डर कहता है, क्या तुम ये मुझसे पूछ रहे हो? तो एमसी कहता है, तुम्हारे अलावा यहाँ कौन है जो बार बार मुझे बच्चा बुला रहा है? ये सुनकर साउथर्न एज का एल्डर और भी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, तुम छोटे से बच्चे, क्या तुम साउथर्न एज सेट के एल्डर को पहचान भी नहीं पा रहे हो? कि तभी एमसी बीच में टोकते हुए कहता है, अच्छा तुम साउथर्न एज सेट से हो। जिस तरह से तुम एक्ट कर रहे थे तभी से मुझे लगा कि तुम डॉक्टर हो। अच्छा तो ये बताओ, तुम्हारे पास कोई तरीका है एल्डर हॉन्ग को क्योर करने का? फिर वो एल्डर कहते हैं, एल्डर हॉन्ग इसलिए इस डिजीज से सफ़र कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने डाओ के रूल्स को सही से फॉलो नहीं किया। अब बस हम टाइस्ट रिचुअल को परफॉर्म करके इसको सही कर सकते हैं। फिर एमसी कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द वुडन या कुलोन सेट के लोगों को बुलाना पड़ेगा क्योंकि वही लोग हैं इन चीज़ों में स्पेशलिस्ट। ये सुनकर वो एल्डर चौंक जाता है और कहता है, नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर एमसी आगे कहता है, आपको तो पता ही होगा, ना ही साउथर्न एज सेट
और ना ही माउंट हुआसेट इन चीज़ों में स्पेशलिस्ट है। अगर आप रिचुअल परफॉर्म कर रहे हो तो क्यों ना आप इसे इसके स्पेशलिस्ट से ही करवाओ, जिससे आप इससे अच्छे से परफॉर्म करें और जल्दी से जल्दी बाहर आए। ये सुनकर जोंगुई हैरान हो जाता है। फिर वो एल्डर गुस्सा होकर चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेट की बेइज्जती करने की? तुम्हें पता नहीं अपने से बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं? फिर एमसी मुंह टेढ़ा करके बोलता है, हाँ आई एम सॉरी। फिर वो एल्डर और गुस्सा हो जाते हैं और जोंगयुंग से कहते हैं, यंग मास्टर आप इस बच्चे की बात कब तक सुनोगे? इसे जल्दी से जल्दी बाहर निकालो। उसके बाद जोंगयुंग कहता है, एल्डर ये यूना मर्चेंट गिल्ड है, ना कि साउथर्न एस्टेक, तो इसलिए हम डिसाइड करेंगे कि हमें अपने गेस्ट को कैसे ट्रीट करना है। फिर वो एमसी से पूछता है, यंग डिसाइपल मैं पहले तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। तो एमसी कहता है, हाँ ठीक है। फिर जोंगयुंग कहता है, तुमने कहा था कि तुम्हें मेरे फादर के डिसीज के बारे में कुछ पता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें क्या पता है? फिर एमसी कहता है, जैसा कि मैंने सुना है एल्डर यांग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे। जोंगयुंग कहता है, हाँ, और उनके बीमार होने से पहले वो किलियन माउंटेन गए होंगे, मैं सही बोल रहा हूँ ना? तो जोंगयुंग कहता है, नहीं तुम गलत हो। एमसी चौंक जाता है और कहता है, तो पक्का उन पे अटैक हुआ होगा उनकी जर्नी के दौरान। फिर जोंगयुंग कहता है, ऐसा भी नहीं है, मेरे फादर पे 5 साल से अभी तक किसी ने अटैक नहीं किया है। तो एमसी कहता है, क्या सच में? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो पक्का कहीं ना कहीं मार खाए होंगे। ये सुनकर जोंगयुंग सोचता है, क्या इसने कहा वो मार खाए होंगे? जो थोड़ा सा भी इस पे भरोसा था अब वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। फिर हम देखते हैं साउथर्न एस्टेट का एल्डर कहता है, मैंने तो पहले से ही कहा था आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। माउंट हुआसेट के जितने भी लोग हैं सब स्कैम करना चाहते हैं। फिर जोंगयुंग कहता है, यंग डिसाइपल आप मेरे सिचुएशन को समझ सकते हैं, मैं अपने फादर की कंडीशन को और भी ज़्यादा रिस्क पे नहीं डाल सकता हूँ, तो आप वापस चले जाइए। फिर वो गेट को बंद करते हुए कहता है, मैं मेरा थैंक्स बाद में भिजवा दूंगा सेक्ट लीडर के कंसिडरेशन के लिए। एमसी ये देख रहा होता है और वो गेट को बंद होने से रोकते हुए बोलता है, उनकी बॉडी पूरी तरह से लाल हो गई होगी और ठंडी भी हो गई होगी, और जब तुम उनकी स्किन को प्रेस करोगे तो वो व्हाइट हो जाएगा और रिलीज करने की कुछ ही देर बाद वो रेड हो जाएगा, और अनकॉन्शियस होने से पहले उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होगी, जैसे कि वो किसी ठंडी गुफा के अंदर ट्रैप होंगे, और ब्लैक डॉट उनके फोरहेड पे ही नहीं बल्कि उनके गर्दन पे भी होगा। ये सुनकर जोंगयुंग जल्दी से दरवाजा खोलता है और कहता है, ये सब तुम्हें कैसे मालूम? तो एमसी कहता है, तो क्या मैं शुरू करूं? तो जोंगयुंग कहता है, हाँ हाँ आप अंदर आइए, मैं अपने फादर के पास आपको ले चलता हूँ। फिर साउथर्न एस्टेट के लीडर कहते हैं, यंग मास्टर आप इन्हें अंदर कैसे जाने दे रहे हैं? इसने तो छोटे मोटे सिम्टम बताया है जो कि हार्मफुल क्यूआई के इम्पैक्ट से भी होता है। तो जोंगयुंग कहता है, आप कहना चाह रहे हो जो ब्लैक डॉट उनके फोरहेड और बैक नेक पे हुआ है वो किसी हार्मफुल क्यूआई की वजह से हुआ है? तो इतना सब जब आप जानते ही थे तो मेरे फादर को अब तक क्योर क्यों नहीं कर पाए? ये हमारी प्रॉब्लम है, तो इसमें अब आप इंटरफेयर ना करें, और आपने अगर ऐसा करना जारी रखा तो हमें साउथर्न एस्ट के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। ये सुनकर एल्डर बहुत गुस्सा हो जाता है और एमसी ये सब देख के मुस्कुरा रहा होता है। दोस्तों अगले सीन में हम देखते हैं एमसी और जोंगयुंग एल्डर हुआंग के सामने खड़े रहते हैं। फिर एमसी सोचता है, इनका कंडीशन जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा खराब है, ये सब डीमन फ्लावर के ही सिम्टम्स है, लेकिन लोअर लेवल के, अगर हायर लेवल के होते तो कब के मर गए होते। फिर वो एल्डर हुआंग का हाथ उठाता है, फिर अपना एनर्जी उसमें इन्फ्यूज करता है। फिर वो सोचता है, हाँ ये सच में लोअर लेवल का ही है। उसके बाद जोंगयुंग कहता है, क्या ये ठीक हो पाएंगे या नहीं? फिर एमसी कहता है, हाँ ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। जोंगयुंग एमसी की बात को ध्यान से सुना नहीं रहता है और वो कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ कि उनको ठीक होने में प्रॉब्लम होगा, सब यही कह रहे थे। फिर वो चौंक जाता है और कहता है, क्या तुमने कहा वो ठीक हो सकते हैं? फिर एमसी कहता है, हाँ मैंने कहा वो ठीक हो सकते हैं, मैंने ऐसा कर दिया है जिससे वो जल्दी नहीं मरेंगे। फिर हम देखते हैं एल्डर हुआंग के फोरहेड से वो ब्लैक डॉट हट जाता है। ये देखकर जोंगयुंग भी चौंक जाता है। फिर एमसी आगे बोलना कंटिन्यू करता है और कहता है, वैसे इन्हें ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा और ऊपर से मुझे थोड़ा समय चाहिए कुछ नेसेसरी प्रिपरेशन के लिए। तो जोंगयुंग कहता है, किस तरह के प्रिपरेशन करना है? एमसी कहता है, पहले क्यों ना हम पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं एमसी ने बहुत सारे प्लेट को खाली कर दिया रहता है। फिर जोंगयुंग एमसी से पूछता है, यंग डिसाइपल आप किस टाइप की प्रिपरेशन के बारे में कह रहे थे? तो एमसी खाते हुए कहता है, हाँ ज़्यादा कुछ नहीं। आगे वो कहता है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है, तो पहले मुझे कुछ अच्छे से खाने दो। तो खाने की बात कर ही रहा हूँ तो यहाँ का खाना सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये सब देख के जोंगयुंग सोचता है, क्या मुझे सच में इस पर विश्वास करना चाहिए? वैसे भी मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आखिर इसी की वजह से एक लास्ट होप दिखाई दी है। फिर एमसी आगे कहता है, तुम्हारे फादर को ठीक करना इतना बड़ा इशू नहीं है, बड़ा इशू तो यह है कि तुम्हारे फादर को ये डिसीज़ हुआ कैसे। इसलिए मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तुम्हारे फादर के सबसे करीबी पर्सन कौन है जो कि हर समय उनके साथ ही रहते हो और ऊपर से उस पर सबसे कम शक जाए? तो जोंगयुंग कहता है, तुम्हें उनके सबसे क्लोजेस्ट पर्सन के बारे में क्यों जानना है? फिर एमसी कहता है, ऐसा समझो कि मुझे ट्रीटमेंट के पर्पज़ से ये सब जानना है।
फिर जंगयूंग सोचता है और कहता है, मुझे छोड़कर तो बस यहाँ कुछ ही लोग हैं जो फादर के क्लोज रहते हैं, जिसमें तो 5 लोग पूरी तरह से फिट हो रहे हैं जैसा तुमने कहा। फिर एमसी कहता है, तब लगता है मुझे उसे ढूंढने में ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो जंगयूंग कहता है, तुम क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? एमसी उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें सच में नहीं मालूम कि मैं क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ? तुम्हारे फादर के कंडीशन को देख के ऐसा लग रहा है किसी आउटसाइडर ने तुम्हारे फादर पे अटैक नहीं किया है, बल्कि ये किसी इनसाइडर का काम है। ये सुनकर जंगयूंग गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो यंग डिसाइपल? यूना मर्चेंट गिल्ड के सारे लोग हमारे फैमिली मेंबर की तरह है। ये लोग शुरू से ही हमारे साथ है और ये सब हमारे फादर को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। तो एमसी कहता है, हम बस उन पे सस्पेक्ट करेंगे, अगर हम रॉन्ग निकले तो ये तो और भी अच्छी बात है ना। फिर जंगयूंग कहता है, हाँ ये सही है, लेकिन कि तभी एमसी उसे बीच में टोकते हुए कहता है, इतना ज़्यादा मत सोचो, सब खुद ब खुद बाहर आ जाएगा, क्योंकि मैं खुद इसे इन्वेस्टिगेट करूंगा। फिर एमसी सोचता है, इनके कंडीशन को देख के ऐसा लग रहा था कि कोई इनके अंदर कंटिन्यूसली डिमोनिक क्यूआई इन्फ्यूज कर रहा था। उसके बाद जंगयूंग कहता है, तुम कैसे इन्वेस्टिगेशन करोगे? एमसी कहता है, तुम बस यहाँ पे बैठ के देखो, जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। और हाँ, मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए एक काम करो। फिर जंगयूंग कहता है, हाँ जो भी काम रहेगा मैं अच्छे से करूँगा। फिर एमसी हंसते हुए कहता है, तो मेरे लिए एक बोतल दारू ले आओ। सो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये सब जानने को मिलेगा अगले एपिसोड में, क्योंकि हमारा ये एपिसोड यहाँ पे समाप्त हो चुका है। अगर तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हाँ जितना हो सके अपने फ्रेंड लोगों में शेयर करो, और हाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि एपिसोड कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।